आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज जो हम पढ़ेंगे मेरे दोस्त, वो क्लास नंबर 2 को जीडी की जो है वो हमने स्टैटिक जीके की दिल मांगे वर्दी, दिल मांगे वर्दी जीके जीएस के महत्वपूर्ण सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है। और कल जो पहली क्लास थी उसमें आप सभी साथियों का बहुत रुझान देखने को मिला। बस ऐसे ही अंत तक जो है हिम्मत बनाए रखनी है। बिल्कुल जो है इस भर्ती के अंदर अब की बार सिलेक्शन लेकर ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना जो है वो हमें पढ़ना है। चलिए आज का जो पहला प्रश्न है, धै धनीसी उड़ा दो देखते ही। पहले प्रश्न में तो बिल्कुल भी मेरे दोस्त टाइम नहीं लगना चाहिए, पहले प्रश्न में तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। पहला प्रश्न बोल ये रहा है, भारतीय संविधान में लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य, क्या कौन सा राज्य बनाना है? कल्याणकारी। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? बिल्कुल, देखो टॉपिक आपने पढ़ा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व, ये टॉपिक वो है। इसके अंदर टोटल अनुच्छेद जो बताए गए हैं वो अनुच्छेद याद रखना 36 से, कहां से? 36 से, 36 से 51 अनुच्छेद तक इनकी जो है वो कहानी, जो बातें हैं वो मिलती हैं। और उसके अंदर अनुच्छेद 39, कौन सा? अनुच्छेद 39, इनके आधार पे देखिए ऑप्शन पे, तो अपना राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ये देखो 36 से 51, तो अनुच्छेद 39 के अंदर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा गुरुजी, अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है पंचायतों का गठन। पंचायतों का जो गठन किया जाता है, पंचायतों का जो गठन किया जाता है मेरे दोस्त, वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में। फिर आपको याद रखना है अनुच्छेद 44, समान नागरिक सिविल संहिता। समान नागरिक सिविल संहिता का जो उल्लेख मिलता है, समान नागरिक सिविल संहिता, सिविल संहिता का जो उल्लेख है वो किसके अंदर मिलता है? तो वो अनुच्छेद 44 में। और समान नागरिक सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वो याद रखना, गोवा। कौन सा राज्य था? गोवा। कौन सा राज्य था? गोवा। बिल्कुल गुरुजी, ये बात हमें जो है वो याद हो जाएगी। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपने बिल्कुल सफलतापूर्वक जो है वो कर लिया। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? देखो आपने पढ़ा हुआ है लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। गुरुजी, लोथल की खोज किसने की? अरे लोथल की खोज जो की थी वो यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा जी जो थे, उन्होंने लोथल सभ्यता की क्या की थी? खोज की थी। अच्छा, लोथल एक बंदरगाह भी था। बिल्कुल बंदरगाह तो था गुरुजी, ये तो हमने कल बात जो वो पढ़ ली थी। क्या यहाँ पर एक देवी मिली है समुद्र की देवी, जिसे बोलते हैं स्कोत्री माता? तो स्कोत्री माता की जो मूर्ति मिली है वो कहां पर मिली है? वो लोथर में। और सिंधु सभ्यता जो थी, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता जो थी वो मातृस्तात्मक थी, मातृ शक्ति थी। क्या थी? मातृ स्तात्मक। स्तात्मक सभ्यता कौन सी थी? वो सिंधु। और सिंधु याद रखना एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगर। जबकि ग्रामीण सभ्यता जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैदिक। वैदिक सभ्यता जो थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी? वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, राखी गढ़ी की अगर हम बात करें तो ये जो है वो हिसार के अंदर है। हिसार कहां पर है गुरुजी? हरियाणा में। हिसार कहां पर है? हरियाणा में। और ये भारत का सबसे बड़ा स्थल था। कौन सा? राखी गढ़ी। और धोलावीरा जो है वो भी कहां पर है? गुजरात में। और चनूदड़ो, ये नाम ही अजीब सा है, तो ये जाएगा कहां पर? पाकिस्तान में। चनूदड़ो है इसका नाम। ठीक है, दड़ो दड़ो बात एक है। ठीक है गुरुजी, चलो आगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ो मेरे भाई। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? पहली फैक्ट्री जो है वो स्थापित की थी। हॉकिंस का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल गुरुजी, हॉकिंस का नाम जो है वो हमने सुना है। हॉकिंस आया 1608 के अंदर। 1613 के अंदर पहली फैक्ट्री कौन सी? पहली जो फैक्ट्री है वो स्थापित कर दी अंग्रेजों ने। कहां पर? सूरत। अरे ये वही सूरत है। सूरत कौन सा? गुजरात में। ये वो सूरत जो आप सुनते हो, गुजरात में ये वो सूरत जो आप सुनते हो कि ताप्ती नदी के किनारे है। कौन सी नदी?
ताप्ती नदी के किनारे। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये वही सूरत है। तो वो राजा जो था, वो कौन था? जहांगीर। कौन सा राजा था? जहांगीर। ये बात जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर की ओर जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर की ओर जाने वाली सेकंड सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है ताप्ती। तो अरब सागर की ओर जाने वाली पहली सबसे जो बड़ी नदी है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा सभी साथी, उस नदी का जो नाम है वो है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा। बिल्कुल ये बात जो है तुम्हें याद रखनी है। औरंगजेब के दरबार में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। हिंदू सेनापति सर्वाधिक जो थे वो किसके दरबार में थे? वो औरंगजेब के दरबार में थे। स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? स्थापत्य कला का जनक जो कहा जाता है, स्थापत्य कला का जनक जो कहा जाता है वो शाहजहां को कहा जाता है। और अकबर ने 1561 सॉरी 60 61 सॉरी 61 से शुरू करो, 61 62 और 63। 61 में जो है वो इसने जो है याद रखना वो 61 नहीं सॉरी 62 से लगो, 62 में दास प्रथा और 63 में तीर्थकर, 61 में शायद जजिया कर था तो वो समाप्त किया। तो ठीक है, जजिया कर, दास प्रथा और 63 में तीर्थकर जो है वो किसने समाप्त किया था? वो अकबर ने। ये बात तुम याद रखना। ओके गुरुजी, तो याद रखना पहली जो अंग्रेजों ने फैक्ट्री की स्थापना की वो सूरत में 1613 में। किस राजा के टाइम? राजा था जहांगीर। कौन सा राजा था? जहांगीर। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर। स्थानीय सब शासन के जनक। अरे स्थानीय सब शासन वही स्थानीय सब शासन जिसमें आप इसको दो भागों में बांट के पढ़ते हो। कितने भागों में? दो भागों में। एक भाग में ग्रामीण और दूसरे भाग में शहरी। एक भाग में ग्रामीण पढ़ते हैं तो दूसरे भाग में क्या पढ़ते हैं? शहरी। एक भाग में ग्रामीण तो दूसरे भाग में क्या पढ़ते हैं? शहरी। और आपको मैं बता दूं, ग्रामीण जो है उसका उल्लेख मिलता है भाग 9 में और शहरी भाग 9 कै। कल मैंने आपको फिर बताया था भाग 9 कै। ये जो जोड़ा गया वो 73वें संविधान संशोधन में। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। और शहरी जो निकाय थे वो 74वें संविधान संशोधन में। और 74वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ? वह भी 1992 के अंदर हुआ था मेरे दोस्त। इसके 3 स्तर पढ़ते हैं अपने ग्रामीण में। कितने स्तर? 3 स्तर। और शहरों में भी कितने स्तर पढ़ते हैं? 3 स्तर। शहरी निकाय के भी कितने स्तर देखते हैं? 3 स्तर। इसमें होती है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। और नंबर 2 पे पढ़ते हैं पंचायत समिति, पंचायत समिति। और नंबर 3 पर जो है वो जिला प्रमुख, जिला परिषद, जिला परिषद। और जिला परिषद का जो मुख्य होता है उसे प्रमुख बोलते हैं। इधर हम पढ़ते हैं नगर पालिका, नगर पालिका। और नगर पालिका के बाद जो हम पढ़ते हैं वो नगर परिषद, नगर परिषद। इसके 3 निकाय होते हैं। नगर परिषद के बाद जो होता है वो नगर निगम। सबसे बड़ा जो है वो क्या है? नगर निगम। बिल्कुल याद रह जाएगी ना? ओके गुरुजी, ये बात याद रह जाएगी। और नगर पालिका का जो मुख्य होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे याद रखना मेरे दोस्त, अध्यक्ष कहा जाता है। अच्छा गुरुजी, कल आपने जो प्रश्न दिया इसरो वाला उसका उत्तर मैं अभी दूंगा, टेंशन मत लो। इसका राइट उत्तर हो जाएगा स्थानीय सब शासन का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, याद रखना ये बात। चलिए, अच्छा अब कल जो मैंने दिया प्रश्न वो पूछा इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना जो होती है वो 15 अगस्त को। कब हुई? 15 अगस्त। 15 अगस्त 1969 के अंदर स्थापना होती है इसरो की। इसरो का जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर मुख्यालय जो है वो है बेंगलुरु के अंदर। कहां पर है? बेंगलुरु। और मेरे दोस्त बेंगलुरु कहां पर है? बेंगलुरु में है कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में। ये तो बात हुई खत्म इसरो की। रॉकेट वगैरह बनाने के काम जो है वो इसरो करता है। और एक और करता है विक्रम साराभाई। ये भी दिया था ना, विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ है? तो विक्रम साराभाई जो केंद्र है वो तिरुवनंतपुरम में। उसका हेड ऑफिस कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम जो है वो किसकी राजधानी है? वो है केरल की राजधानी। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? केरल में। और श्री हरिकोटा की बात करें, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां है? श्री हरिकोटा में। सतीश धवन जो है वो श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा कहां पर है दोस्त? श्री हरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में। श्री हरिकोटा कहां पर है?
आंध्र प्रदेश में। अब बोलो ये प्रश्न भी क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल गुरुजी ये हुआ। अब क्या है कि देखो शुरू में आप क्लास लेवा, शुरुआत में, चलो नेक्स्ट पर्सन भी पढ़ लो, इसके साथ साथ नेक्स्ट पर्सन भी पढ़ लो। शुरू में क्या है, क्लास लेते हैं तो एकदम जोश जुनून से आते हैं सभी साथी, लेकिन 10-15 मिनट के बाद वो शहीद होने लगते हैं, धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। तो मेरे भाई अंत में जो मैदान में खड़ा होगा विजय उसकी होगी। याद रखना, धनुष उठा प्रहार कर, विजय तेरी, विजय तेरी, विजय तेरी। विजय के लिए आपको अंत तक जो है वो मैदान में टिकना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगला प्रश्न, इंग्लिश साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरू किया? ये समाचार जो है वो 1901 में, वो 1901 में जो शुरू किया गया, किसके द्वारा? आप महात्मा गांधी मत कर देना मेरे भाई, इसका राइट उत्तर होगा बिपिन चंद्र पाल। महात्मा गांधी ने जो न्यूज़पेपर शुरू किया उसका नाम था यंग इंडिया। क्या नाम था? यंग इंडिया। यंग इंडिया जो शुरू किया वो महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर्सन की ओर। नालंदा महावीर, महावीर का मतलब है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। पहले ये बताओ नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किस काल में बना? देखो लगभग जो घटनाएं हैं बनने वाली या मेन जो घटना वो गुप्त काल के अंदर हुई, इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल बताते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जो माना जाता है वो किस काल को माना जाता है? वो गुप्त काल को माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद एक राजा हुआ था जिसका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त द्वारा ही महाविद्यालय, नालंदा महाविद्यालय का निर्माण करवाया गया। देखो नालंदा जो महाविद्यालय था इसको इसको मंदिर समझ के जलाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति ने, जिसका नाम था बख्तियार बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने इसको जो है मंदिर समझ के जला दिया था, जलाया था। तो बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया था। और बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? अली मर्दान खान ने। अली मर्दान खान ने बख्तियार खिलजी की जो है वो हत्या कर दी, मर्दान खान ने। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके गुरुजी, ये बात समझ में आई। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर्सन की ओर। नागर शैली का दशावतार मंदिर, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त ये एग्जाम की दृष्टि से। कौन सा मंदिर? दशावतार। किस स्थान पर स्थित है? अरे दशावतार मंदिर की मैं आपको बात बताऊं तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो आपने यहां पर एक स्थान नाम सुना है गोरखपुर। अब आप कहोगे क्या गुरुजी इसका उत्तर गोरखपुर है? अरे भाई गोरखपुर में तो एक कांड हुआ था ना, चोरा चोरी हत्याकांड। चोरा चोरी हत्याकांड कहाँ हुआ था? चोरा चोरी हत्याकांड वही तो गोरखपुर में हुआ था। चोरा चोरी हत्याकांड जो है वो गोरखपुर में हुआ। बोले तो कब हुआ? ये हुआ दोस्त 5 फरवरी 1922 के अंदर। चोरा चोरी हत्याकांड जो 5 फरवरी 1922 के अंदर हुआ था। और इसी के पश्चात असहयोग आंदोलन जो है वो समाप्त करना पड़ा। और याद रखना जो दशावतार मंदिर है वो कहां पर है? देवगढ़। और देवगढ़ कहां पर है? यूपी। कहां पर है? यूपी में। बोलो याद रह जाएगा? बिल्कुल रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 समान भागों में विभाजित कर देती है? आ जाइए उस रेखा को भी हम जो है बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से पढ़ लेते हैं। देखिए अपना भारत कहां पर, ये रहा हमारा भारत, ये रहा हमारा भारत। देखिएगा, आप देखते जाइएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से अपना भारत ये रहा। और भारत में इस प्रकार जो है वो एक काल्पनिक रेखा जो है वो खींची गई है। और इस रेखा का जो नाम है वो क्या है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। 8 भारत में बहुत से स्थान, 8 के बहुत प्रश्न आएंगे एग्जाम में। क्या बताओ? केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। ठीक है, यूटी यूनियन टेरिटरीज 8। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है? तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा लगाता है। और सर्वाधिक राज्यों की संख्या पूछे तो कितनी है? 8। यानी कितने राज्यों से संख्या लगाता है, सीमा लगाता है? 8। ओके, लेकिन याद रखना स्थलीय सीमा पे जो देश हैं उन देश की संख्या कितनी है? तो वो देश हैं 7। वो देश कितने हैं? 7। तो इसका राइट उत्तर तो क्या हो गया? कर्क रेखा। आइए कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से कैसे गुजरती है उसका एक मंत्र याद करते हैं। तो मेरे साथ साथ बोलो मेरे दोस्त,
मेरा मित्र रांझा पर छा गया। मेरा मित्र किस पे छा गया? रांझा पर। रांझा पर छा गया। मेरा मित्र किस पे छा गया? रांझा पर। रांझा पे। देखो भाया, देखो भाई, रांझा पे भी छाना एक अलग बात होती है। मैं बार बार बताता होता हूँ। जो है, मैं से आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। रा से आपको याद रखना है राजस्थान। अरे मी से तो बोलो कौन सा याद रखोगे? मिजोरम। मिजोरम। और त्रै से क्या याद करोगे? त्रिपुरा। त्रिपुरा। और रा से राजस्थान पड़ा। झा से क्या याद करोगे? झारखंड। झा से क्या याद करोगे? झारखंड। और पै से क्या याद करोगे? पश्चिमी बंगाल। पै से क्या याद करोगे? पश्चिमी बंगाल। और छह से क्या याद करोगे? बोलो। छत्तीसगढ़। छह से क्या याद करोगे? छत्तीसगढ़। और गै से क्या याद करोगे? गुजरात। गै से क्या याद करोगे? गुजरात। तो 8 राज्य बोलो। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम 3, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सिंपल है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और गुजरात। हो गई याद? ठीक है गुरुजी, याद हो गई। बिल्कुल सिंपल सी कहानी जो है वो इसकी है। नेक्स्ट प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कौन सा जलाशय यानी वाटर बॉडी जो है वो निकोबार से अंडमान को अलग करता है? एक बात याद रखना, अंडमान और निकोबार दोनों ही अलग अलग हैं। चाहे इसका नाम पहले ले जाओ चाहे बाद में ले जाओ, अलग अलग है तो कहीं ले जाओ। ठीक है गुरुजी, ले जाएंगे। तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। देखो ये दक्षिणतम भारत है। इधर ऊपर वाला जो है वो है अंडमान और नीचे वाला जो है वो है निकोबार। ठीक है, इसके बीच में जो चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है वो कौन सा है? 10 डिग्री। अगर मान लो एग्जामिनर पूछ ले, एक 9 डिग्री है, एक 8 डिग्री है, एक 10 डिग्री है और एक 11 डिग्री है। 10 डिग्री तो मैंने आपको बता दिया अंडमान को निकोबार से। ठीक है, 11 डिग्री जो है वो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। तो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटने वाला चैनल कौन सा है? वो है 11 डिग्री। अब बात रहेगी 8 और 9 की। तो ऐसे याद रखो 8 mm। 8 mm। 8 जो है वो मिनी कोए को मालद्वीप से, मिनी कोए को मालद्वीप से अलग करने वाला जो चैनल है, बताओ उसका नाम क्या है मेरे दोस्त? मिनी कोए को मालद्वीप से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। देखो चैनल जो होता है ना वो द्वीपों को अलग करता है, जबकि महाद्वीपों को अलग करता है जल संधियां। अच्छा मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, बताओ टार्टर जल संधि किन 2 देशों के मध्य है? सॉरी, किन 2 महाद्वीपों के मध्य है टार्टर जल संधि? किन 2 महाद्वीपों के मध्य है टार्टर जल संधि? इसका उत्तर बताना मेरे को। ठीक है, पाक जल संधि 1960 में हुई। कब हुई? 1960 में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया व श्रीलंका। श्रीलंका याद रखना। मन्नार की खाड़ी कहां पर है? तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी कहां पर है दोस्त? तमिलनाडु के अंदर है, याद रखना। ठीक है, और अगर पूछे बेम्बनाथ झील कहाँ है? अरे बेम्बनाथ झील जो है वो तो केरल में है। बेम्बनाथ जो झील है वो कहां पर है? केरल में। और केरल में ही है मूक घाटी। मूक घाटी को ही बोलते हैं शांत घाटी। वो कहां पर है? केरल के अंदर। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य मूक घाटी? ले भाई, अब मूक घाटी क्यों नहीं बताएंगे? मूक घाटी तो हम दौड़ते हुए भागते हुए कहीं भी किस प्रकार बता सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई? कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में। कहां पर होता है? कर्नाटक में। चलिए नारियल की बात करें तो नारियल का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहां पर होता है? केरल के अंदर। नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट पर्सन ये है। देखो कहीं जीडी का जो कोर्स हमारा प्रयास में चल रहा है, बहुत प्रयास करवाया जाएगा सिर्फ मात्र 499 के। जो 499 में ऑफलाइन क्लासों से रिकॉर्ड किया हुआ कोर्स है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, करंट जीके, पूरा कंप्लीट जो है 160 नंबर का कंटेंट जो है वो आपको करवाया जाएगा। और इसकी जीडी की टेस्ट सीरीज जो है टोटल 15 टेस्ट है, मात्र कितने रुपए में? सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में। तो ये भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो विजन इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट पर्सन अपने बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन की 11 नंबर पर्सन मेरे दोस्त आ चुका है तुम्हारी स्क्रीन पे। अब इसको फटाफट से जो है उत्तर कमेंट से भर दीजिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न तो ये है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार? देखो दोस्तों 2 प्रश्न बनेंगे। एक तो कोयला, कोयला उत्पादन का आ जाएगा।
एक तो किसका आ जाएगा उत्पादन, कि उत्पादन सर्वाधिक कौन से राज्य करते हैं, और एक आ जाएगा भंडार। तो इसके दोनों के अलग अलग जो है वो प्रश्न बनेंगे। तो बताओ इसका राइट उत्तर क्या होगा। है ना। तो उत्पादन का कभी भी बात आए तो एक ट्रिक याद रखना, सजाओ मत, ये ना करो, सजाओ मत। और उत्पादन में तो सजाओ, और सीधा भंडार में पूछे तो दो नाम याद रखना, जाओ, जाओ छप, जाओ छप। इसमें तो सजाओ मत और उसमें जाओ छप, छप जाऊंगा भाई, कोई बात को। देखो 6 से बना छत्तीसगढ़, पहला राज्य छत्तीसगढ़। तो सर्वाधिक उत्पादन में कोयला उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है, छत्तीसगढ़ में। झा से याद रखना झारखंड, झारखंड। ओ से याद रखोगे आप ओडिशा, ठीक है। और मैं से याद रखोगे मध्य प्रदेश, और ते से याद रखना तेलंगाना, तेलंगाना। तो ये सर्वाधिक जो है यहां पर होता है उत्पादन इसका, कोयले का। भंडार में जय से याद रखना झारखंड, सर्वाधिक भंडार जो देखने को मिलते हैं वो झारखंड में। और ओ से ओडिशा 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे आपको याद रखना है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और 4 नंबर पे आपको याद रखना है पश्चिमी बंगाल, 4 नंबर पे दोस्त क्या याद रखोगे, पश्चिम बंगाल। और 5 नंबर पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। अच्छा, कोयला उत्पादन में विश्व के अंदर, विश्व में देखो 2 प्रश्न बनेंगे, एक उत्पादन की दृष्टि से और एक भंडार की दृष्टि से। एक भंडार, भंडार में अपना जो स्थान है वो 5वां है, उत्पादन में हमारा जो विश्व के अंदर स्थान है वो कौन सा है, दूसरा। विश्व में जो भंडार में स्थान है वो 5वां है, और उत्पादन में कौन सा है, दूसरा स्थान है। बोलो इतनी बात तुम्हें जो है वो याद हो जाएंगी। अरे मेरे दोस्त बताओ इतनी बात जो है अच्छे से याद हो जाएंगी। अच्छा, इसकी कुछ जो है वो खाने याद रखना, जैसे झारखंड की है झरिया, झरिया, बोकारो, बोकारो। गुरुजी तिलचर कहाँ है, अरे तिलचर नाम नहीं सुना, उड़ीसा में। तिलचर कहाँ पर है, तिलचर है उड़ीसा के अंदर। बोलो इतनी बात याद हो जाएंगी। अरे दोस्त इतनी बात जो है, तलचर है, सॉरी तिलचर नहीं, तलचर है ना, वो याद रखना। ठीक है, इसके स्थान का क्या नाम याद रखोगे, तलचर। कौन सा स्थान, तलचर, ये लिख दिया मैंने, तलचर। आइए अब अपन बात कर लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर की। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा मेरे दोस्त, इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वो होगा झारखंड, क्योंकि मैंने इसमें प्रश्न जो पूछा है वो भंडार की दृष्टि से, और भंडार सर्वाधिक कहां पर होता है, भंडार जो सर्वाधिक होता है वो झारखंड में होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे, अब फटाफट कमेंट में छाप दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक मौसम के तंत्र को प्रभावित करता है, क्या जेट धाराएं करती हैं, एल नीनो करता है, आईटीसी जेट की स्थिति में स्थानांतरण। तो इनमें से कौन सा जो कारक है वो जलवायु को प्रभावित कर देता है। तो आपने जेट धाराओं को पढ़ा, एल नीनो को पढ़ा, आईटीसी जेट। आईटीसी जेट जो क्षेत्र बनता है वो कहां बनता है, जहां व्यापारिक पवनें आपस में आकर मिलती हैं, जहां व्यापारिक पवनें आपस में आकर जो है वो मिलती हैं, वहां पर जो क्षेत्र बनता है वो कौन सा बनता है, आईटीसी जेड। तो याद रखना सभी विकल्प जो है वो एकदम सही हैं, सभी विकल्प जो है वो सही हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले, ठीक है। अच्छा, एक आता है आईसीएआर, आईसीआर भारतीय कृषि जो है वो परिषद अनुसंधान के अंदर, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली, हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर। अच्छा, ये बताता है कि भारत में मिट्टी के जो प्रकार है, भारत में मृदा के जो प्रकार हैं वो 8 हैं, मृदा के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, 8। मिट्टी के प्रकार इसने कितने बताए, 8। इसने ही एक बात बोली क्या, कि मृदा अपर्दन, मिट्टी की एक समस्या, जैसे सेम समस्या ना, ऐसे ही मिट्टी का अपर्दन होता है, तो वो भी एक मिट्टी की समस्या है। तो मिट्टी अपर्दन जो क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है, 60%। तो प्रश्न ये बनेगा, आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार जो मृदा अपर्दन का क्षेत्र क्षतिग्रस्त है वो कितना है भारत में। तो 60% क्षेत्र है वो मृदा से अपर्दन है भारत के अंदर। अब बोलो समझ में आ गया बात, ओके गुरुजी आ गया। 13 नंबर प्रश्न ये है, ये थोड़ा साइंस का प्रश्न आ गया, प्रिज्म के माध्यम से पारित होने पर कौन से रंग का प्रकाश अधिकतम विचलन दिखाता है। वो तो मैंने स्कूल में ही कराता है, ट्रिक थी बेजान
बेजानी हैप्पी नाला, शायद आज भी याद है। बेजानी हैप्पी नाला, हैप्पी नाला। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नीला और लाल, तो बैंगनी। ठीक है, तो इसका प्रिज्म के माध्यम से पारित होने पर कौन से रंग का प्रकाश अधिकतम विचलित दिखता है, तो वो है बैंगनी रंग। कौन सा रंग है मेरे दोस्त? बैंगनी। बिल्कुल सिंपल है, वो तो याद हो जाए, वो था ना। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? आर्थिक, देखो अंतिम औद्योगिक नीति का दायित्व, अगर थारा प्रश्न पूछे अंतिम औद्योगिक नीति उसी समय हुआ था। औद्योगिक नीति, क्योंकि इसके अंदर 3 शब्द दिए गए थे, औद्योगिक नीति। तो अंतिम औद्योगिक नीति थी 1991 के अंदर। इसमें 3 शब्द दिए। कितने शब्द दिए? 3 शब्द। कौन कौन से? निजीकरण, निजीकरण, 2 पे उदारीकरण, उदारीकरण, और 3 पे भूमंडलीकरण। उदारीकरण का मतलब आप ऐसे देख लो कि यहां पर लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया था। लाइसेंस प्रक्रिया का क्या कर दिया था? सरलीकरण। तो उदारीकरण, जो आर्थिक उदारीकरण जो है भारत में, वो किस वर्ष जो है लागू कर दिया गया था? वो हुआ था 1991 में, 1991 के अंदर। ठीक है, ये प्रश्न सिंपल सा है। तो अंतिम औद्योगिक नीति भी कब आती है? गुरुजी अगर प्रश्न पूछे प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी, तो 6 अप्रैल 1938। 6 अप्रैल, भारत की बात कर रहा हूं मैं, 6 अप्रैल 1948 के अंदर। 38 बोला गया क्या? हाँ गुरुजी, कोई बात नहीं, हो जाए यार। और दूसरी औद्योगिक नीति आई 30 अप्रैल 1956। दूसरी औद्योगिक नीति, द्वितीय औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956। 30 अप्रैल 1956 में कौन सी औद्योगिक नीति आई थी? दूसरी। बोलो, ये बात समझ में आ जाएगी तुम्हें? चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत बहुत शानदार, मजा आ रहा है गुरुजी, ऐसे ही पढ़ते रहो भाई, अंत तक ऐसे पढ़ते रहना है आपको। दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण अधीन क्षेत्र को कहा जाता है, उसे कहा जाता है कॉलोनी। क्या कहा जाता है? कॉलोनी। ठीक है, याद रखना। और जनपद आपने पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े हैं, तो बताओ महाजनपद की संख्या कितनी थी? महाजनपद की संख्या कितनी थी? गुरुजी महाजनपद 16 थे। वेरी गुड। दक्षिण भारत का कौन सा महाजनपद था? दक्षिण भारत में 2 महाजनपद थे, जिसमें एक का नाम मिलता है अस्मक और एक का नाम मिलता है अवंती। अस्मक और अवंती 2 ऐसे महाजनपद थे जो दक्षिण भारत में। अवंती, ठीक है, अस्मक और अवंती, ये 2 महाजनपद थे जो दक्षिण भारत में थे। और 2 महाजनपद ऐसे थे जो भारत से बाहर थे। महाजनपद, महाजन और पद, महाजनपद 2 ऐसे थे जो भारत से बाहर थे। भारत से बाहर थे। तो भारत से बाहर 2 महाजनपद कौन कौन से थे? एक का तो नाम आता है गंधार, एक का तो नाम क्या आता है? गंधार, और एक आता है कंबोज। कंबोज और गंधार ऐसे महाजनपद थे जो भारत से बाहर थे। गंधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। क्या राजधानी थी? तक्षशिला। और कंबोज, कंबोज को हटाओ भाई, हाटक, कंबोज हाटक हटाओ। कंबोज, कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। और गंधार आपको पता है तक्षशिला। ये 2 ऐसे महाजनपद थे जो भारत से बाहर थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? शक्तिशाली जो महाजनपद था वो तो था मगध। और मगध की राजधानी पहले तो राजगिरी थी, बाद में क्या बनी? पाटलिपुत्र। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रत्येक प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, और तथा प्रत्येक वोट एक समान मूल्य होना चाहिए। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, पहले जो वोट देते थे वो 21 वर्ष की उम्र के लोग देते थे। इसको वयस्क मताधिकार माना करता था, मतलब 21 वर्ष का 18। और अब जो 21 वर्ष के बाद ये प्रक्रिया है वो 18 वर्ष की कर दी। यानी वयस्क मताधिकार जो है वो 18 वर्ष के बाद का व्यक्ति जो वोट में अपना नाम जुड़वा सकता है। ये कहानी जो देखने को मिली वो 61वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 61वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, तो 61वां संविधान संशोधन के तहत उम्र को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। तो 18 वर्ष का व्यक्ति अब जो है वो चुनाव वोट दे सकता है। ठीक है, और समान मूल्य होना चाहिए। वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये लोकतंत्रता को दर्शाता है भाई। किसको दर्शाता है? लोकतंत्रता को।
बिल्कुल समझ में आ गई बात? ओके गुरुजी, क्योंकि समान सभी को अधिकार है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वोट का जो अधिकार है वो सभी को है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, यूटी यानी संघ प्रदेशों का राज्य होगा, संघ व राज्यों का जो उल्लेख मिलता है राज्य होगा, उसका उल्लेख भारत यानी ऐसे अनुच्छेद 1 में ये बात लिखी हुई मिलती है। ये जो अनुच्छेद चारों हैं इनका उल्लेख मिलता है भाग 1 में। भाग 1 में जो है वो किसका उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 4 का। भाग 2 की अगर हम बात करें तो भाग 2 के अंदर टॉपिक लगना शुरू हो जाता है नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है। इसमें अपने अनुच्छेद पढ़ते हैं 15 से 11। और फिर भाग बात करें 3 की तो भाग 3 में जो टॉपिक लगता है वो लगता है मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आर्टिकल 12 से, तो 11 को ये खत्म हुआ, वो 12 से 35 तक अपने मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। फिर नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर वो 36 से आगे कंटिन्यू अपने कहां तक? 51 तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो संघ व राज्य, भारत संघ व राज्य होगा, है ना। भारत जो है वो किससे मिलकर बनेगा? संघ और राज्य क्षेत्रों से। ठीक है, ये बात अनुच्छेद 1 में लिखी है। 2 में ये लिखा हुआ है कि नए राज्य को प्रवेश या स्थापना कर सके हैं, लेकिन वो करेगा कौन? पार्लियामेंट, संसद करेगी। कौन करेगी? संसद। इसका राइट उत्तर हो जाएगा नंबर 2, अनुच्छेद 2। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर ये हो जाएगा, संसद बनाएगी। अच्छा, नए राज्य भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये तो है नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, और यहाँ सीमा परिवर्तन, राज्यों में सीमा का परिवर्तन वगैरह जो है वो कर सकते हैं। वो बात कहां पर लिखी है? वो लिखी है अनुच्छेद 3 में। वो अनुच्छेद 3 में। और यहाँ अनुच्छेद 4 में जो राज्य मतलब कोई दूसरे देश का राज्य हमारे भारत में मिलाया जाएगा तो उनके नागरिकों को, जैसे हमारे नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं, लोकतंत्र वगैरह जो भी, वो सारे अधिकार जो है वो उनके नागरिकों को भी दिए जाएंगे। तो ये बात लिखी है अनुच्छेद 4 में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? वाह भाई, क्या प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न दिया गया है। संविधान संशोधन हुआ था 42वां, आपको याद है बिल्कुल। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसके अंदर 2 बातें याद रखना। देखो, एक तो प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े? 3 शब्द। समाजवादी, समाजवादी, सॉरी, अखंडता, एक तो अखंडता जोड़ा गया और एक समाजवादी। समाजवादी, अखंडता और अखंडता, समाजवादी, एक और जोड़ा गया दोस्तों, वो आप कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, इसमें फिर अपने एक तो ये बात याद रखनी है, फिर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके अंदर जो 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी, कर्तव्य, कर्तव्य, उनकी संख्या कितनी थी? 10। फिर एक संविधान संशोधन हुआ 86वां, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 के अंदर। इसके अंदर हमें जोड़कर दिया शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जैसे दिया तो अब टोटल जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 11। अब मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। और ये संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 51 के में, ठीक है, आर्टिकल के अंदर स्थित है, याद रखना। अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये थोड़ा देखना, कमेंट जरूर कर देना, मुझे थोड़ा आइडिया है कि ये 3 शब्द यही थे। समाज पहले प्रस्तावना में जो थे वो 85 शब्द थे। प्रस्तावना में पहले 85 थे, फिर 3 और जोड़े गए तो टोटल कितने शब्द बन गए? अब टोटल प्रस्तावना में 88 शब्द है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, शायद ये 3 ही थे। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य है कानून के समक्ष समानता रखना, नहीं है। अस्पृश्यता को बढ़ावा न देना, ये भी नहीं है। इस्तेमाल न करना, ये तो मतलब तीनों शब्द ही जचने रहे हैं। ठीक है, देश की रक्षा करें तथा आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। वाह, क्या बात है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी, देश की सेवा करें, रक्षा करें, और कभी जरूरत पड़ जाए ना कि देश के लिए हम ये कर जाएंगे तो बिल्कुल उस दिन देश के लिए जान भी देने के लिए हम तैयार है। बिल्कुल, वो खून ही क्या जो वतन के काम ना है ना, तो वही बात है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
अब 19 नंबर प्रश्न पर हम बहुत ही जल्द पहुंच गए हैं आज, और फटाफट से इसका उत्तर भी छाप दीजिएगा आप। भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों का, जिन सिक्कों का जो है रूप या रूप बनाया गया था, वो किसके अंदर बनाया गया था? चांदी के सिक्कों का रूप या रूप किसके अंदर बनाया गया था? फटाफट इसका उत्तर बता दो। गुरुजी इसका उत्तर मेरा मन कर रहा है कि अर्थशास्त्र दूं। बिल्कुल आपने सही बोला, अर्थशास्त्र वही ग्रंथ है जो चाणक्य ने लिखा था। किसने लिखा था? चाणक्य ने। चाणक्य के गुरुजी और क्या क्या उपनाम मिलते हैं? तो इन्हें आप विष्णुगुप्त भी बोल सकते हो। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त किसका नाम था? चाणक्य का था। चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं? विष्णु गुप्त के नाम से, ठीक है। 7 सिद्धांत, 7 सिद्धांत जो दिए थे वो किसने दिए थे? 7 सिद्धांत जो दिए वो चाणक्य ने दिए थे, ठीक है, याद रखना। जिसमें सर्वश्रेष्ठ कौन से सिद्धांत को बताया था? सर्वश्रेष्ठ, यानी एक राजा बनने के लिए 7 सिद्धांत होने जरूरी हैं, और सर्वश्रेष्ठ जो बताया कि राजा बनने के लिए दुर्ग होना उसके पास जरूरी है। सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत जो है वो किसको दिया? दुर्ग को। आइए 20 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है। बिल्कुल ये प्रश्न तो छाप दो मेरे भाई। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्यालय प्रवक्ता कौन बन गया था? ये तो बता देंगे। 1934 के बाद आता है 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिए कि सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा था, सबसे बड़ा अधिनियम कौन सा था मेरे दोस्त, बताओ। सबसे बड़ा अधिनियम 1935 वाला था, और 1 अप्रैल 1935 में स्थापना होती है आरबीआई की। 1 अप्रैल 1935 के अंदर स्थापना किसकी हुई है? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना बोलो कब हुई? 1 अप्रैल 1935 के अंदर आरबीआई जो है, और उसमें याद रखना कि 2 रुपए के बाद पर, 2 रुपए के बाद पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो होते हैं किसके? हस्ताक्षर वो होते हैं गवर्नर के। हस्ताक्षर किसके होते हैं? गवर्नर के। 1 रुपए पर गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। 1 रुपए पर गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। रुपया नामक मुद्रा जो भारत की करेंसी है, उसका सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? तो याद रखना उस व्यक्ति का नाम था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने रुपया नामक मुद्रा का क्या किया था दोस्त? प्रचलन किया था। बहुत सिंपल। तो इसके जो प्रवक्ता थे वो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है। द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत भी मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। अगर आप एग्जामिनर प्रश्न पूछे द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? वो भी मोहम्मद अली जिन्ना ने। चलो एक प्रश्न बताओ मुझे, कमेंट में बिल्कुल सारे जो है फटाफट जो है इसका उत्तर, जो आप कमेंट जरूर, जो भी आपका जवाब होता है वो दिया करें। मैं सारे जो है जवाब मेरे दोस्त पढ़ता हूं। मैं फिर एक बार और कह दूं, बताओ मृदा दिवस कब आता है? मिट्टी दिवस कब आता है? मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ये छाप दो। एक दिवस मैं बता देता हूं, पर्यावरण। चल गुरुजी पर्यावरण में बताऊंगा, मृदा थे बताओ। चलो पर्यावरण तुम कमेंट में लिख दो, मृदा दिवस मैं बता देता हूं। मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। अब तुम कमेंट में ये छापो कि पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, बिल्कुल बता देना, ओके। और कल वाली जो पीडीएफ है वो आपको मिल गई थी ना? बिल्कुल मिल गई। पशु प्रीचर का जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच है, जो साथी ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो विजन ऐप डाउनलोड करो, स्वास्थ्य बैच के साथ जुड़ो। कंप्लीट न्यू ऑनलाइन बैच है, पूरे 150 नंबर का पार्ट ए व पार्ट बी दोनों करवाए जाएंगे, जिसमें आपको राजस्थान जी के मैं पढ़ाऊंगा बढ़िया तरीके से पूरा, और अच्छी अच्छी फैकल्टी ही बढ़िया मिलेगी। टेंशन मत लो। अगर किसी कोर्स जिसने साथी ने खरीद रखा है तो उससे पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ये सारी जो पीडीएफ है जितना पढ़ाया, ये पीडीएफ जो है वो आपको जीके बाय अजय सर टेलीग्राम चैनल या विजन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके दोस्तों, बाय, टाटा, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। मिलते हैं अगले भाग से। तैयार रहना इसी जोश जुनून के साथ, और क्लास अच्छी लगे तो बिल्कुल शेयर करते करो। और इस परिवार के साथ अगर आप पहली बार, देखो ये बार बार ना कहना पड़े, पहली बार जो साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दो। अपना ही परिवार है, जरूर जुड़ जाओ। सिलेक्शन लेना है तो इस परिवार से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। जय हिंद।